इस विस्तृत अध्ययन में सभी का स्वागत है। आज आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है। परमार एसएससी जीके के बेहतरीन नोट्स। हाँ बिल्कुल, परमार एसएससी जीके के नोट्स वो असल में किसी भी देश को चलाने वाले उस ब्लूप्रिंट या यूं कहे कि नक्शे के बारे में है जो सरकारों को रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। आज हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों, जिन्हें अक्सर DPSP कहा जाता है, और हमारे मौलिक कर्तव्यों के विषय में एक बहुत ही गहन चर्चा करने वाले हैं। जी, और ये चर्चा बहुत अहम होने वाली है। हमारा मिशन केवल कुछ तथ्यों को रट कर पढ़कर सुनाना नहीं है, क्योंकि रटने का तरीका कभी भी लंबे समय तक काम नहीं आता। आज का लक्ष्य इन सभी जानकारियों को एक दिलचस्प पहेली की तरह सुलझाना है, ताकि श्रोताओं के दिमाग में ये ढांचा हमेशा के लिए छप जाए। सही कहा। और इस विषय की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी नींव को, इसके पीछे की बिग पिक्चर को समझना होगा। तो वो बिग पिक्चर क्या है? देखिए, अगर हम अपने पूरे संविधान की तुलना एक विशाल और सुंदर घर से करें, तो मौलिक अधिकार उस घर की वो मजबूत दीवारें हैं जो नागरिक को राज्य की मनमानी से बचाती हैं। यानी एक तरह का सुरक्षा कवच। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ सुरक्षित दीवारों के होने से कोई भी घर रहने लायक नहीं बन जाता। उस घर को अंदर से सजाने, उसमें सुख सुविधाएं लाने, रोशनी का प्रबंध करने और उसे एक कल्याणकारी राज्य बनाने का जो पूरा वास्तुशास्त्र है, वो DPSP है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। मौलिक अधिकार हमें बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती, जबकि DPSP बताते हैं कि एक आदर्श सरकार को क्या करना चाहिए। तो चलिए इसे समझते हैं। स्रोत के अनुसार संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। जी। और ये स्पष्ट है कि इस बेहतरीन विचार को हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। लेकिन मुझे लगता है ये विचार अचानक से हवा में नहीं आया था। बिल्कुल नहीं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है इसका ऐतिहासिक जुड़ाव। ये भारत के लिए कोई एकदम नया विचार नहीं था। अच्छा। हाँ, भारत शासन अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों के समय का था, उसमें निर्देशों के साधन या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस नाम का एक खंड हुआ करता था। तो ये वहां से जुड़ा है। जी, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को दिए गए निर्देश थे कि राजकाज कैसे चलाना है। DPSP बिल्कुल उन्हीं निर्देशों के साधन का एक आधुनिक और स्वतंत्र रूप है। बस फर्क इतना है कि अब ये स्वतंत्र भारत की चुनी हुई सरकारों के लिए निर्देश हैं। बिल्कुल सटीक। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार गहराई से पूछी जाती है, वो क्या है? मौलिक अधिकार देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, यानी हर किसी को वोट देने और अपनी बात कहने का हक है। जबकि DPSP का मुख्य काम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, यानी समाज में समानता हो। ये एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी अंतर है। अब अगर हम सीधे अनुच्छेदों की बात करें, तो शुरुआत अनुच्छेद 36 और 37 से होती है। 36 और 37। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जो बिल्कुल वही है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों के लिए दी गई है। लेकिन असली पेच अनुच्छेद 37 में है। हाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये स्पष्ट रूप से कहता है कि DPSP अपरिवर्तनीय हैं। कानूनी भाषा में कहें तो नॉन जस्टिशिएबल हैं। मतलब अगर सरकार इन निर्देशों को लागू नहीं करती है, तो कोई भी नागरिक इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। बिल्कुल। और इसीलिए इन तत्वों पर कई महान विचारकों ने अपनी अपनी टिप्पणियां दी हैं। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन्हें संविधान की नवीन विशेषता यानी नोबल फीचर्स कहा था। और ग्रैनविल ऑस्टिन ने भी तो कुछ कहा था। हाँ, उन्होंने इन्हें संविधान की समझ या कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना। लेकिन सबसे दिलचस्प और सटीक उदाहरण प्रोफेसर KT शाह का है। वो बैंक चेक वाला। जी, उन्होंने कहा था कि DPSP बैंक के उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार होता है। श्रोताओं के लिए ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। चेक तो नागरिक के हाथ में दे दिया गया है, लेकिन उसे कैश कब किया जाएगा, ये सरकार के खजाने, उसकी क्षमता और उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये तुलना सटीक है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सरकारें DPSP को सिर्फ एक सुझाव मानकर आसानी से टाल सकती हैं? अदालतें तो कुछ कह नहीं सकती, तो क्या इन पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता? यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है।
भले ही कोई अदालत सरकार को अनुच्छेद 37 के तहत सजा नहीं दे सकती, लेकिन हर 5 साल में जनता की अदालत तो लगती ही है ना। बिल्कुल। चुनाव। अगर सरकार सामाजिक और आर्थिक कल्याण के इन निर्देशों की अनदेखी करेगी तो चुनाव में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए कानूनी रूप से बाध्यकारी न होने के बावजूद डीपीएसपी राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली हैं। यह एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। अब इस मानसिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अनुच्छेद 38 से 51 तक को डिकोड करते हैं। चलिए करते हैं। स्रोत नोट्स में इसे बहुत ही तार्किक तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं कल्याण और समानता की, जो अनुच्छेद 38 और 39 में है। जी। अनुच्छेद 38 राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है, और इसी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया कि आय, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम किया जाए। और इसके ठीक बाद आता है अनुच्छेद 39, जो एक बहुत ही विस्तृत अनुच्छेद है। इसे आसानी से याद रखने के लिए स्रोत सामग्री में एक बेहतरीन मेमोरी ट्रिक दी गई है, LDCPHC। LDCPHC। आइए इसे रटने के बजाय वैचारिक रूप से डिकोड करते हैं। बिल्कुल। L से है लाइवलीहुड, यानी राज्य ऐसी नीति बनाएगा कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान रूप से पर्याप्त आजीविका के साधन मिले। और D से डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, यानी समाज के भौतिक संसाधनों का ऐसा उचित वितरण हो जिससे सामूहिक भलाई हो। और C से सेंट्रलाइजेशन का विरोध, मतलब आय और उत्पादन के साधनों का अहितकारी केंद्रीकरण ना हो। लेकिन अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन और सेंट्रलाइजेशन वाले बिंदु पर थोड़ा रुकें, तो व्यवहारिक जीवन में ये एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है। जी। हम अक्सर देखते हैं कि संपत्ति कुछ ही हाथों में सिमट जाती है। ये सच है। ऐसे में ये अनुच्छेद एक आदर्श स्थिति की मांग करता है। आगे के अक्षरों का क्या अर्थ है? P, H और C। P से है पे, जिसका सीधा अर्थ है समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो पुरुष हो या महिला। ये बहुत बड़ा प्रगतिशील कदम था। और H? H से हेल्थ, यानी श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा करना, ताकि आर्थिक मजबूरी में उन्हें ऐसे काम न करने पड़े जो उनकी उम्र या क्षमता के लायक न हो। और अंत में जो C है? अंत में C से है चिल्ड्रन, जिसका मतलब है बच्चों का गरिमा के साथ विकास और शोषण से बचाव। श्रोताओं को ध्यान रखना चाहिए कि ये बच्चों के विकास वाला आखिरी बिंदु 42वें संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से जोड़ा गया था। और इसी के साथ अनुच्छेद 39A भी तो है। जी, जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। ये समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता यानी फ्री लीगल एड सुनिश्चित करता है, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति न्याय पाने से वंचित ना रहे। हमने देखा कि कैसे राज्य संसाधनों का बंटवारा कर रहा है, लेकिन ये सब तब तक अधूरा है जब तक जमीनी स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण ना हो। एकदम सही। और यही विचार हमें सीधे अनुच्छेद 40 यानी ग्राम पंचायतों की ओर ले जाता है। यहाँ से गांव, काम और श्रमिकों से जुड़े अनुच्छेदों का एक बहुत ही तार्किक क्रम शुरू होता है, अनुच्छेद 40 से 43 तक। इस क्रम को याद रखने के लिए अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक आम इंसान की जीवन यात्रा की तरह देखा जा सकता है। वो कैसे? कल्पना कीजिए कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में। तो सबसे पहले अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। गांव बस गया। अब जब पंचायत बन गई, गांव बस गया, तो वहां के व्यक्ति को सबसे पहले क्या चाहिए? उसे चाहिए काम। तो अनुच्छेद 41 उसे काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार देता है। और जब उसे काम मिल जाता है तो स्वाभाविक है कि वो चाहेगा कि काम करने की जगह इंसानों के लायक हो। बिल्कुल, कोई अमानवीय व्यवहार न हो। तो अगला कदम है अनुच्छेद 42, जो कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियां होनी चाहिए। और इसी में महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी रिलीफ का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान भी शामिल है। जी, अब व्यक्ति को काम मिल गया, स्थितियां अच्छी हो गई, तो अगली जरूरत क्या होगी? उसे अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक सम्मानजनक आय चाहिए। अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी या लिविंग वेज। समझदार और संगठित हो जाता है तो वो केवल वेतन तक सीमित नहीं रहता, वो कंपनी के फैसलों में हिस्सा मांगता है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। हाँ, यहीं से जन्म होता है अनुच्छेद 43A का, जिसे 42वें संशोधन से जोड़ा गया। और इस विकास यात्रा का अंतिम चरण है कि वो अपने जैसे और लोगों के साथ मिलकर एक समिति बनाता है। मतलब अनुच्छेद 43B
जो सहकारी समितियों या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने की बात करता है। और ये परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी है कि 43-20 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये तार्किक प्रवाह वास्तव में चीजों को बहुत स्पष्ट कर देता है। ग्राम पंचायत से लेकर सहकारी समिति तक का एक पूरा सफर। अब हम समाज और पर्यावरण से जुड़े अनुच्छेदों की तरफ मुड़ते हैं। चलिए। अनुच्छेद 44 हमेशा सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा रहता है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा जैसे राज्यों का उदाहरण हम अक्सर सुनते हैं। इसके तुरंत बाद है अनुच्छेद 45। रुकिए, यहाँ विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप या फंदा छिपा होता है। कैसा ट्रैप? मूल संविधान में अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात कही गई थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 ने उस हिस्से को वहां से निकालकर अनुच्छेद 21A के तहत एक पूर्ण मौलिक अधिकार बना दिया। तो अब अनुच्छेद 45 में क्या बचा? अब इसमें केवल 0 से 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों की देखभाल यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर और शिक्षा की बात रह गई है। परीक्षाओं में अक्सर 6 से 14 वर्ष का विकल्प देकर भ्रमित किया जाता है। ये वाकई एक बहुत ही बारीक और जरूरी बिंदु है। इसके बाद अनुच्छेद 46 आता है, जो समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर SC, ST और OBC के शैक्षिक और आर्थिक हितों की वृद्धि की बात करता है। और फिर है अनुच्छेद 47। हाँ, जो लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी राज्य को देता है। इसी अनुच्छेद में नशीली दवाओं और मदिरा यानी शराब पर रोक लगाने का निर्देश भी है। जी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि ज्यादातर राज्यों की अर्थव्यवस्था शराब पर लगने वाले टैक्स पर ही टिकी है, जबकि गुजरात या बिहार जैसे राज्यों ने इसे लागू किया है। ये विरोधाभास ही प्रो KT शाह के उस बैंक चेक वाले कथन को सिद्ध करता है कि राज्य अपनी सुविधानुसार ही कदम उठाएगा। बिल्कुल। खैर, आगे बढ़ते हैं पर्यावरण और प्रकृति की ओर। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने की बात कहता है, विशेषकर दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने की। लेकिन जो विषय आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, वो है अनुच्छेद 48A। हाँ, इसे 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और ये सीधे तौर पर पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा से जुड़ा है। बचे हुए 3 अनुच्छेद भी बहुत सीधे और स्पष्ट हैं। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की बात करता है। और अनुच्छेद 50? अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है। इसे याद रखना बहुत ही आसान है। 50-50 यानी दोनों की शक्तियों का बराबर और अलग-अलग बंटवारा, ताकि कोई एक दूसरे के काम में दखल न दे। और अंत में है अनुच्छेद 51, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। इन सभी अनुच्छेदों को एक साथ देखने पर हमें समझ आता है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने भविष्य की सरकारों के लिए कितना व्यापक और दूरदर्शी विजन रखा था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या होता है जब देश के मौलिक अधिकार और इन कल्याणकारी नीति निरेशक तत्वों के बीच आपस में ही वैचारिक या कानूनी टकराव हो जाता है। ये टकराव भारतीय न्यायिक और राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी थ्रिलर कहानी है। स्रोत सामग्री में इसका एक बहुत ही रोमांचक कालक्रम दिया गया है। इसे महज एक टाइमलाइन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक वैचारिक युद्ध की तरह समझना चाहिए। शुरुआत होती है 1951 के चंपकम दोराई राजन मामले से। इसमें क्या हुआ था? इस मामले में जब अधिकारों और DPSP के बीच टकराव हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि मौलिक अधिकार सर्वोच्च है और वही जीतेंगे। यानी मौलिक अधिकार ऊपर हैं? हाँ, कोर्ट ने ये भी कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है ताकि DPSP को लागू किया जा सके। लेकिन अगर सब कुछ 1951 में ही सुलझ गया था, तो फिर 1967 के गोलकनाथ मामले में इतनी बड़ी उथल-पुथल क्यों हुई? ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी बाजी ही पलट दी? इसका कारण जमीनी हकीकत थी। सरकारें जमींदारी प्रथा खत्म करने और भूमि सुधार लागू करने के लिए कानून बना रही थीं, जो DPSP के तहत धन के समान वितरण का हिस्सा था। लेकिन जमींदार संपत्ति के मौलिक अधिकार का हवाला देकर कोर्ट चले जाते थे, है ना? बिल्कुल। इसी टकराव के बीच 1967 में गोलकनाथ मामला आया। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख सख्त कर लिया और फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों को किसी भी हाल में नहीं छीन सकती। एक तरह से कल्याणकारी नीतियां लागू करने के लिए संसद के हाथ बांध दिए गए।
और जब संसद के हाथ बंधे तो ये तय था कि संसद शांत नहीं बैठेगी। यहीं से संविधान संशोधनों का एक आक्रामक दौर शुरू हुआ। 24वां और 25वां संविधान संशोधन। ये तो सीधा न्यायपालिका की शक्ति को चुनौती देने जैसा था। बिल्कुल। 24वें संविधान संशोधन के जरिए संसद ने ये शक्ति वापस ले ली कि वो मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। और 25वां संशोधन? वो बहुत ही क्रांतिकारी था। इसमें कहा गया कि अगर सरकार अनुच्छेद 39 बी और सी यानी संसाधनों के उचित वितरण के लिए कोई कानून बनाती है और वो समानता या स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है, तो भी वो कानून रद्द नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें यह भी जोड़ दिया गया कि न्यायपालिका ऐसे कानूनों की न्यायिक समीक्षा भी नहीं कर सकती। जी हाँ, न्यायपालिका की समीक्षा का अधिकार छीन लेना एक बहुत ही चरम कदम था। और इसका ऐतिहासिक जवाब आया 1973 के केशवानंद भारती मामले में, जहां तक स्रोत बताते हैं ये 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच थे। इस फैसले ने इस पूरी उलझन को कैसे सुलझाया? इस फैसले ने भारतीय लोकतंत्र को बचा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही संतुलित रवैया अपनाया। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। तो 25वें संशोधन का क्या हुआ? कोर्ट ने 25वें संशोधन के पहले हिस्से को तो संवैधानिक मान लिया कि समाज कल्याण के लिए 39 बी और सी को प्राथमिकता दी जा सकती है, लेकिन दूसरे हिस्से को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसमें कहा गया था कि न्यायपालिका समीक्षा नहीं कर सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक समीक्षा स्वयं संविधान का मूल ढांचा है। बिल्कुल, इसे कोई नहीं छीन सकता। ये एक बहुत ही शानदार मध्य मार्ग था और अंततः ये महासंग्राम 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में जाकर अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा। सही कहा। मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने द ग्रेट बैलेंस का सिद्धांत दिया। द ग्रेट बैलेंस? अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़ें तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के संतुलन की नींव पर टिका हुआ है। ये दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं। न तो मौलिक अधिकार डीपीएसपी से ऊपर हैं और न ही डीपीएसपी मौलिक अधिकारों को कुचल सकते हैं। एकदम सही। एक सुचारू समाज के लिए दोनों के बीच पूर्ण सामंजस्य होना ही चाहिए। अधिकारों और राज्य की जिम्मेदारियों की बात तो बहुत गहराई से होगी। अब बारी है नागरिक की जिम्मेदारी की। जी, मौलिक कर्तव्य। क्योंकि अगर कोई नागरिक इस देश में रह रहा है और ढेरों अधिकारों का आनंद ले रहा है, तो देश के प्रति उसका कुछ किराया, ये कर्तव्य भी तो बनता है। यह एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है। स्रोत सामग्री हमें बताती हैं कि मूल संविधान में नागरिकों के लिए किसी भी प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था। तो ये कब आए? इनकी जरूरत आपातकाल या इमरजेंसी के मुश्किल दौर में महसूस की गई। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया और उनकी सिफारिशों के आधार पर ही इन्हें जोड़ा गया। और ये वैचारिक प्रेरणा हमने भूतपूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से ली थी। बिल्कुल। इसके लिए 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत संविधान में एक नया भाग 4A और एक नया अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। शुरुआत में इसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। अक्सर विद्यार्थी इन 11 कर्तव्यों को रटने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही उबाऊ हो सकता है। क्या इन्हें याद रखने का कोई अधिक तार्किक तरीका है? बिल्कुल। इन्हें एक-एक करके रटने के बजाय हम इन्हें कुछ मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। वो श्रेणियां क्या है? पहली श्रेणी है सम्मान, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों का सम्मान करना। और दूसरी श्रेणी है रक्षा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। तीसरी श्रेणी शायद समाज से जुड़ी है। हाँ, समाज और समरसता, सभी लोगों में भाईचारे की भावना का निर्माण करना और उन प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। साथ ही हमारे गौरवशाली संस्कृति का परिरक्षण करना। चौथी श्रेणी पर्यावरण और विज्ञान की है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। जी। और पांचवी श्रेणी संपत्ति और उत्कर्ष की है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना और व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ना। और अंत में है 11वां कर्तव्य, जिसे 86वें
संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बहुत बाद में जोड़ा गया। जो माता पिता या संरक्षक को ये निर्देश देता है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस तरह श्रेणियों में बांटकर देखने से ये बहुत आसान हो जाता है। स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद यानी एक्सेप्शन भी दिया गया है, जिस पर अक्सर सवाल घुमाकर पूछे जाते हैं। हाँ, ये एक ऐसा बिंदु है जहाँ अक्सर गलतियां होती हैं। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। बिल्कुल नहीं। भारत में रह रहे विदेशियों पर इन कर्तव्यों का कोई कानूनी या नैतिक दबाव नहीं है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को भी मिलते हैं, लेकिन देश के प्रति कर्तव्य सिर्फ देश के नागरिकों के लिए है। और इनका स्वरूप कैसा है? इनका स्वरूप पूरी तरह से नैतिक और सामाजिक है। जिस तरह डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, उसी तरह मौलिक कर्तव्यों के सीधे उल्लंघन पर कोई कानूनी सजा का प्रावधान संविधान में नहीं है, जब तक कि संसद इसके लिए अलग से कोई विशेष कानून न बनाए। तो इस सब का क्या मतलब है? जो भी हमने इस विस्तृत अध्ययन में समझा है, उसे अगर श्रोताओं को हमेशा के लिए अपने दिमाग में लॉक करना हो, तो किन प्रमुख ट्रैप्स या फंदों से बचना चाहिए? परीक्षाओं में अक्सर 3 बड़े एग्जाम ट्रैप्स बिछाए जाते हैं। ट्रैप नंबर 1, क्या 45वां अनुच्छेद 6 से 14 साल के बच्चों की बात करता है? जवाब है नहीं। अनुच्छेद 45 अब केवल 0 से 6 साल के बच्चों की देखभाल की बात करता है। क्योंकि 6 से 14 साल वाला प्रावधान 86वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 21A और 51A के में शिफ्ट हो गया है। बिल्कुल। ट्रैप नंबर 2, क्या पर्यावरण संरक्षण मूल संविधान का हिस्सा था? नहीं, इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सही। 42वें संशोधन ने डीपीएसपी में बहुत कुछ जोड़ा, जैसे 39A में मुफ्त कानूनी सहायता, 43A में श्रमिकों की भागीदारी और 48A में पर्यावरण। और ट्रैप नंबर 3, मुख्य परीक्षा में उत्तर का ढांचा। अगर अधिकारों और डीपीएसपी के टकराव पर सवाल आता है, तो जवाब हमेशा एक टाइमलाइन में होना चाहिए। चंपकम दुरायराजन से शुरू होकर गोलकनाथ और 25वें संशोधन के टकराव से गुजरते हुए केशवानंद भारती के मूल ढांचे को छूते हुए मिनर्वा मिल्स के संतुलन सिद्धांत पर समाप्त होना चाहिए। ये ढांचा दिखाता है कि विषय की गहरी वैचारिक समझ है। इस शानदार विश्लेषण और रिवीजन फ्रेमवर्क से हमने आज की स्रोत सामग्री के एक-एक पहलू को पूरी तरह से डिकोड कर लिया है। हमने समझा कि कैसे नागरिकों के अधिकार, राज्य की नीतियां और नागरिकों के कर्तव्य, ये तीनों मिलकर एक कल्याणकारी राष्ट्र का ताना-बाना बुनते हैं। जाते जाते ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमने आज गहराई से समझा कि डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है और मौलिक कर्तव्य भी मुख्य रूप से नैतिक ही हैं। उनके सीधे उल्लंघन पर कोई त्वरित सजा नहीं होती। जी, लेकिन आज के आधुनिक दौर में जिस तरह से प्राकृतिक पर्यावरण का तेजी से क्षरण हो रहा है और आए दिन विरोध प्रदर्शनों में सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है, क्या ये विचार करने योग्य नहीं है कि भविष्य में कुछ बेहद महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्यों को भी कानूनी रूप से बाध्यकारी बना देना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। क्या एक आदर्श समाज में नागरिक को सिर्फ अधिकार मांगने चाहिए या अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए? श्रोताओं के लिए इस पर विचार जरूर कीजिएगा। वाकई ये एक ऐसा विचार उत्तेजक सवाल है जिस पर हर जागरूक नागरिक को चिंतन करना चाहिए। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की ये खोज आगे भी जारी रहेगी। जुड़े रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।